नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा, कंसल्टेंट इन आयुर्वेद। स्वागत है आप सभी का। आज जिस बीमारी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हमें अक्सर अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। एक अनुमान में ये सामने आया है कि भारत में लगभग 7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों में दर्द की। मेरे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वह जो कंप्लेंट्स मुझसे करते हैं, सबसे पहले उस संबंध में आपसे चर्चा करती हूँ। कुछ पेशेंट्स मुझसे कहते हैं हमें दर्द जॉइंट्स में पेन तो रहता है, लेकिन जब यह पेन बढ़ता है तो जोड़ों में सूजन आ जाती है। जब सूजन और दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अंदर से बुखार है। उनसे हिस्ट्री ली गई और सिम्टम पूछे गए तो पता चलता है कि उन्हें की भूख भी धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कम हो गई है और कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। दूसरी तरफ कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हमें जॉइंट्स में सिर्फ पेन है और कोई दूसरे सिम्टम की शिकायत में नहीं करती। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि जॉइंट्स पेन भी 2 तरह के होते हैं। जिन जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ सूजन और दूसरे सिम्टम पाए जाते हैं, उसे कहते हैं आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरी तरफ जिन जॉइंट्स पेन में केवल दर्द की शिकायत करते हैं जो पेशेंट, वह होता है संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज हम आपसे केवल आम वात के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि संधिवात पे चर्चा करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण क्या हैं। आयुर्वेद इस रोग का कारण बैड फूड हैबिट्स मानता है। आयुर्वेद ये कहता है कि विरुद्ध आहार क्या होते हैं? 2 ऐसे खाद्य पदार्थ जो आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, उन्हें एक साथ खाने से भोजन के पाचन में विलम्ब होता है। कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे घी और शहद का एक साथ प्रयोग, दूध के साथ नमकीन या खट्टे पदार्थों का सेवन, दूध और दही का एक साथ सेवन, कटहल की सब्जी और खीर का सेवन। इसी तरह के बहुत सारे योग हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसके अलावा अध्यशन यानी आपने अभी भरपेट खाना खाया, साथ ही कोई मनपसंद चीज़ सामने आ गई तो उसे भी खा लिया। अब एंजाइम तो हमारे शरीर में 100 ग्राम खाने को पचाने के हैं और आपने सेवन 200 ग्राम का कर लिया, तो भोजन का पाचन क्या होगा? अच्छे से नहीं होगा। तीसरा, आपने गरिष्ठ भोजन का सेवन किया, पकवान खाए और तुरंत ही एक्सरसाइज चालू कर दी, तो जो ब्लड फ्लो भोजन को पचाने के लिए आमाशय की तरफ होना चाहिए, वो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन बदल जाता है, जिससे भोजन का पाचन में विलम्ब होती है। अब आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, भोजन अगर अधिक समय तक रखा रहे तो सड़ने लगता है, उसमें कुछ विषैले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं। यही स्थिति आमाशय की है। भोजन का पाचन उसमें अगर एक निश्चित समय में नहीं हुआ तो उसमें विषैले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि एंजाइम एक निश्चित समय के लिए आमाशय में रहते हैं। अगर उस अवस्था में भोजन का पाचन हो जाता है तो पक्व आहार रस का निर्माण होता है, जो कि शरीर का पोषण करता है। लेकिन उस समय में अगर भोजन का पाचन नहीं हुआ तो जो आहार रस बनता है वह अपक्व होता है, जिसे कि आम कहते हैं। फिर यही आम ब्लड फ्लो के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। जब यह जॉइंट्स में पहुंचता है तो आयुर्वेद में अस्थि को वात का स्थान माना गया है। जब यह आम अस्थियों में जॉइंट्स में पहुंचेगा तो वहाँ स्थित वात को यह दूषित करता है और आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को उत्पन्न करता है। ये तो थी आयुर्वेदी निरुक्ति। अब अगर हम मॉडर्न को देखें तो मॉडर्न ये कहता है, आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। मॉडर्न ये कहता है कि एक अननोन रीज़न है, जिसे आयुर्वेद ने आम कहा है, उन सेल्स के ऊपर बने रिसेप्टर पे चिपक जाता है और सेल के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ जाके इन्फ्लामेशन मीडिएटर को एक्साइट कर देता है, यानी उत्तेजित कर देता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन मीडिएटर यानी साइटोकाइनिन्स वगैरह, जिससे इसके प्रोडक्शन में तेज़ी आती है। और जब ये प्रोडक्शन में तेज़ी आती है तो ये ब्लड फ्लो के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और मेनली जब ये जॉइंट्स पर पहुँचते हैं तो वहाँ इकट्ठा होना चालू करते हैं और वहाँ ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव कर देते हैं। शरीर में सेल 2 प्रकार की होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट तो बोन फॉर्मेशन को बढ़ाती है और ओस्टियोक्लास्ट जो है बोन का विघटन करती है, यानी उसे धीरे धीरे काट के खा जाती है। नॉर्मली अवस्था में ओस्टियोक्लास्ट शांत रहती है, लेकिन यह इन्फ्लामेशन मीडिएटर इस ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव कर देते हैं और ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है। यह रोग सबसे पहले छोटी जॉइंट्स से चालू होता है, यानी हाथ की उंगलियों से चालू होता है, फिर धीरे धीरे शरीर की सभी जॉइंट्स में पहुंच जाता है।
अब कोई भी रोग एक दिन में तो प्रकट नहीं हो जाता। हर रोग अपने पूरे लक्षणों के साथ आने से पहले प्री सिम्टम्स यानी पूर्व लक्षण अवश्य देता है। अगर इस रोग को इसी अवस्था में रोक लिया जाए तो इसके इलाज में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे छोटे पौधे को उखाड़ना आसान होता है, पर बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ना आसान नहीं होता। तो प्री सिम्टम क्या होते हैं इसके, कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके हाथ की उंगलियों में जकड़न महसूस होगी, जो कि धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट के बाद आप जब उंगलियों को हिलाएंगे, उससे थोड़ा सा व्यायाम करेंगे तो वह जकड़ाहट खत्म हो जाती है। इसी तरह से आपको पूरा शरीर धीरे धीरे जकड़ा हुआ महसूस होने लगेगा, शरीर में भारीपन लगेगा, भूख कम होने लगेगी। ये इसके प्री सिम्टम है। अब जब ओपीडी में पेशेंट मेरे पास आता है तो वो चाहे वो प्री सिम्टम वाला हो या शुरुआती लक्षण वाला हो या जिसमें लक्षण बहुत अत्यधिक रूप से प्रकट हो गए, मैं कुछ प्रयोग हैं जो उन्हें अवश्य करवाती हूँ। उन्हीं प्रयोगों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले है योगा और व्यायाम। योगा और व्यायाम इस रोग में अत्यधिक आवश्यक है। मैंने अपने एक वीडियो पिछला जो बनाया था वह योगा पे बनाया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह से योगा के द्वारा मसल्स के फाइबर में स्ट्रेंथ आती है, और मसल फाइबर में जब स्ट्रेंथ होगी तो वो बोन को खींच के रखते हैं, जिससे बोन को से आपस में टकराती नहीं है, और जब वो टकराएंगी नहीं तो दर्द भी नहीं होगा। तो आप इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया है। यहाँ पे ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा है औषधीय प्रयोग है। इसमें 5 औषधियों को लेकर एक योग बनाया गया है, जिसका प्रयोग सुबह खाली पेट करवाया जाता है। औषधियाँ सबसे पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ। यह 5 औषधियों को सम मात्रा में यानी समान मात्रा में लेकर पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जाता है। फिर सुबह खाली पेट 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करवाया जाता है। इसके सेवन के आधा घंटे बाद तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए, केवल गुनगुने पानी का आप सेवन कर सकते हैं। अब इन औषधियों में ऐसा क्या है जो इस रोग पे कंट्रोल करता है? हम जानते हैं कि पिपली, पिपली मूल, चव्य तीनों पाइपरेसी फैमिली के हैं। इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन पाइपरीन नाम का एक एल्केलॉइड मेनली पाया जाता है। इस पाइपरीन में एंटी इन्फ्लामेशन की क्षमता पाई जाती है। साथ ही यह डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसकी जड़ में एक वीक ऑपोइड पाया जाता है, जिसे NSAID कहा जाता है। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग, जो एनाल्जेसिक का कार्य करता है, इस रोग के दर्द को कम करता है। इसके अलावा इसमें बायो अवेलेबिलिटी इन्हेंसर का गुण पाया जाता है। इसका मतलब होता है जो भी औषधि का सेवन आप करें वह पूरी तरह से ब्लड में अवशोषित हो जाए और उसके गुण पूरे शरीर में पहुँचे, इसको बढ़ाने का काम यह औषध करती है। चित्रक, चित्रक के केमिकल कंपोजिशन में देखिए तो ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन का कार्य करते हैं, लीवर के फंक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन अच्छे से हो और साथ ही साथ आम का भी पाचन हो। सौंठ, सौंठ क्या होता है? सभी जानते हैं कि जब अदरक सूख जाता है तो उसे सौंठ कहते हैं। सौंठ में कुछ वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, जिंजीरियोल एल्केलॉइड पाया जाता है, और डाईहेरिल हेप्टेनॉइड्स पाया जाता है, जो कि ये सब एनाल्जेसिक का भी कार्य करते हैं और साथ में लीवर की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। सौंठ के इसी गुण के कारण आजकल इस कैंसर में इसके उपयोग पर रिसर्च चल रही है और इसकी काफ़ी संभावना है कि कैंसर में इस ड्रग का उपयोग हो। फिलहाल हम अमवत के बारे में बात कर रहे हैं। ये 5 औषधियाँ कुल मिलाकर एंटी इन्फ्लामेशन का कार्य करती है, आम के पाचन का कार्य करती है और एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक का काम करती हैं, जो इससे इस रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। तीसरा एक लोकल एप्लीकेशन आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आम बात में एरंड का उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य होना चाहिए। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उन्हें एरंड तेल का उपयोग करवाती हूँ। जिन जिन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, दर्द है, वहाँ एरंड तेल को गुनगुना करके उसकी मालिश करवाती हूँ। मालिश किस तरह से हो? इस तरह से गोलाई में, जैसे ये जॉइंट्स में पेन है, गोलाई में कम से कम 15 से 20 मिनट की मालिश अवश्य होनी चाहिए।
जिससे कि यह स्किन ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाए और ऑयल बोन तक पहुंच सके और वहां जाके अपना कार्य कर सके। इस मसाज के बाद बालू, जो कंस्ट्रक्शन में घरों के में काम आती है, उस बालू को लेकर आप एक पोटली बनाइए। पोटली कैसे? कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर बालू रखिए और उसको बांध दीजिए, तो एक पोटली बन जाएगी। जब आपने ऑयल की मसाज कर ली, उसके बाद इस पोटली को तवे पर या कढ़ाई के ऊपर रख के इसको गर्म कर लीजिए, गैस के ऊपर रख के। गर्म करके जब ये गुनगुनी हो जाए तो इन जॉइंट्स पे सिकाई कीजिए। निश्चित मानिए इन्फ्लामेशन और दर्द में बहुत आराम आता है। बालू में रूक्ष गुण पाया जाता है और आम क्या जो होता है वो क्लेद होता है, तो ये रूक्षता क्लेद को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से आम वात में आराम आता है। यह प्रयोग में आम वात के रोगियों में तीनों प्रयोग अवश्य करवाते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित व्यक्ति कभी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, यानी कब्ज ना होने दें। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, पपीते का, अनार का जैसे फलों का इस्तेमाल करें, सलाद का प्रयोग बहुत करें और पानी खूब सारा पिएं। फिर भी अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो कैस्टर ऑयल, एरंड तेल, जिसका मैंने आपसे मसाज करवाई है, रात को सोते वक्त 1 कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीकर सो जाएं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह से आम वात के चिकित्सा में कुछ प्रबंधन किए जाते हैं, लेकिन जब ये रोग अत्यधिक बढ़ जाता है तो इस प्रबंधन के साथ साथ बहुत सारी औषधियों की भी आवश्यकता होती है, जो इसके बढ़े हुए लक्षण में मैं पेशेंट्स को देती हूँ। अगर आपको भी इस संबंध में कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।